और मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, आप सबके मंगल में जीवन की कामना करती हूँ। पिछले कक्षा में हमने नाव बनाओ पाठ का पहला हिस्सा पढ़ा था। अब हम उसका दूसरा हिस्सा आज पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार हम नजर डाल लें पहले वाले हिस्से में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो उसके लिए हमें एक नजर डालनी होगी पिछली बार के उस पर। पिछली बार हमने सबसे पहले पढ़ा था नाव बनाओ ये कविता। इसकी हमने एक ध्वन्यात्मक संगीत में प्रस्तुति देखी थी ना। और मुझे पूरी आशा है कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई होगी। उसके बाद ये अपने कठिन शब्दों का सुलेख लिखा होगा, जिन शब्दों को हाईलाइट किया हुआ है पीले रंग से, इन्हें आपको कठिन शब्दों के रूप में सुलेख लिखना था। आपने लिख लिया होगा और इसका अर्थ मैंने समझाया था इन सारे पाठों का। उसके बाद आपने कविता में से ही ये शब्द लिए गए हैं पर्यायवाची, जिनको ऊपर से चुनकर आप लोगों को लिखना था यहाँ से ऊपर। ये आपका अभ्यास था और मैं आशा करती हूँ कि मेरे बच्चों ने इस अभ्यास को पूर्ण कर लिया होगा। फिर भी इस हिस्से में आज के हम पाठ में इसका उत्तर देंगे। वैसे तो मेरे बच्चों ने सब सही किया होगा, लेकिन यदि कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, तो उसका आप संशोधन कर लेंगे, सुधार कर लेंगे, ताकि आगे कोई त्रुटि न रह जाए। ये आपने द्विरिक्त व्यंजन के बारे में भी पढ़ा था पिछले पाठ में। आपने द्विरिक्त व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन शब्द जो दो बार बोले जाते हैं। द्वि मतलब दो, उक्त मतलब बोले जाना, दो बार बोले जाते हैं, ऐसे द्विरिक्त व्यंजन होते हैं। आधा क, पूरा क, और इससे आपने शब्द भी बना लिया होगा, पक्का, इस तरह के शब्द। और अब हम पढ़ेंगे आज का हिस्सा। और हमने ये भी बात की थी कि दोस्त के पोशाक का भी कुछ अभ्यास था जो हमने किया था और आपको दिया था करने के लिए। वो बहुत ही आसान थे, विशेषण चुनने थे, आप लोगों ने रेखांकित कर लिया होगा। फिर भी इस हिस्से में मैं सबसे पहले पाठ 5 दोस्त के पोशाक का जो दी थी विशेषण रेखांकित करने के लिए, उसका उत्तर यहाँ आप देख रहे हैं लाल रंग से अंकित किया गया है। ये सारे हमारे उत्तर हैं। आप जब ये वीडियो खोलेंगे तो आप इससे दोस्त की पोशाक पाठ को खोलिएगा। आपने उस अभ्यास को जहां किया होगा वहां ले जाइएगा इसे, और इससे आप अपने शब्दों को मिलाइएगा। यदि सही है अति उत्तम, वैसे मेरे सारे बच्चों के सही होंगे। एकाध की कोई त्रुटि हो सकती है तो आप उसका संशोधन कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। इसके बाद हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति दी थी, और वो रिक्त स्थान, वो पूरी पंक्ति आपके पाठ में से ली गई थी। दोस्त के पोशाक पाठ में से ली गई थी। तो ये तो मेरे बच्चे बड़े आसानी से सारे रिक्त स्थान भर लिए होंगे। फिर भी एक बार इससे मिला लेंगे और अपनी संतुष्टि के लिए, और यदि कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी असुविधा त्रुटि रह गई हो, गलती, तो आप उसे सुधार लेंगे। अब नाव बनाओ पाठ में हमने जो पर्यायवाची शब्द दिया था, ऊपर से आपने चुनकर लिखा था। एक आध शब्द को समझने में हो सकता असुविधा हो, जैसे नौका, नाव आप सबने सुना है हमेशा से। तरणी शब्द आपने नहीं सुना था, तो तरणी नौका का ही पर्यायवाची शब्द है। तरणी मतलब जो तार दे, जो पार लगा दे। तो नदी के जल में से एक छोर से दूसरे छोर तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो नदी को पार लगाती है, हमें नदी के पार पहुंचाती है, उसे हम तरणी कहते हैं। तरणी नौका। लिखने में पर्याप्त सावधानी बरतिएगा। अगर आपने तरणी की जगह तरुणी कर दिया, रा पे ऊ लगा दिया, तरुणी, ये शब्द भी देखने को खूब मिलता है। हो सकता है आप अभी छोटे बच्चे हैं, आपने इसका शब्द को न सुना हो या प्रयोग न किया हो, लेकिन आगे ये शब्द आएंगे, सुन के रखें आप। तो जरा सा यदि रू कर देंगे तरुणी, तो हो जाएगा युवती, उसका मतलब लेडी, इसलिए अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से उच्चारण कीजिएगा, बहुत ध्यान से लिखिएगा। तरणी। कमल, जलज शब्द आपने सुना होगा। पंकज। कमल के बारे में एक चीज जान ले, कुछ जल के शब्द जैसे जल,
पंख, वारी, नीर, ये सब जल के पर्यायवाची शब्द हैं, कमल के नहीं। कैसे बन जाएंगे ये कमल के पर्यायवाची? जब इन शब्दों में हम ज लगा देंगे। जैसे जल, देख रहे, जल मतलब पानी, लेकिन हमने जैसे ही ज लगा दिया तो हो गया जल में जन्म लेने वाला, ज मतलब जन्म लेने वाला। पंख, कीचड़, पंख का मतलब होता है कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला, जो कीचड़ में जन्म ले। कमल, वैसे बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं पानी में, कीचड़ में, किंतु ये शब्द कमल के लिए रख दिया गया है, रूढ़ कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है कि ये कमल के लिए ही होगा। उसी तरह नीर होता है, नीर का मतलब जल, और जैसे ही हम उसमें ज लगाएंगे, नीरज यानी कमल। आगे और मैं बताऊंगी कि इसी जल के कुछ पर्यायवाची शब्दों में ज लगाने से वो कमल हो जाता है, और उसी के कुछ शब्दों में द लगाने से, जैसे जलज आप देख रहे हैं कमल है, अगर मैं ज हटा दूं जल में से और वहां पे द लगा दूं जलद, तो वो मेघ, बादल का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा, लेकिन पंख में द लगाने से नहीं बनेगा। नीर में द लगाने से बनेगा। द मतलब देने वाला, जल देने वाला। अब जल देने वाला नल मत लिख समझ लेना, जल जो प्राकृतिक रूप से हमें ऊपर से प्राप्त होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह कुछ शब्द हैं आपके कीवर्ड टाइप के, जिन्हें आप याद कर लें तो उसमें कुछ परिवर्तन के साथ वो दूसरों के पर्यायवाची के रूप में भी काम करते हैं। तो कमल, जलज और पंकज, आंख, नेत्र, नयन, बारिश, बरसात, वर्षा, ये तो आपने सुना होगा। समुद्र, जलधि, सागर, इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, उदधि, रत्नाकर, पानी, नीचे आ गया ना नीर और जल, इसी नीर और जल में, नीर में ज लगा देंगे नीरज, आपका हो जाएगा कमल, द लगा देंगे आपका हो जाएगा बादल, नीरद। जल, प्लेन जल है पानी, जैसे ही आप इसमें ज लगाएंगे जलज, कमल, और जैसे ही द लगा देंगे, इसी में फिट कर देंगे आप, तो हो जाएगा जलद यानी मेघ। तो ये कुछ शब्द हैं जिन्हें आप अगर अच्छी तरह कंठस्थ कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, अपने साथ रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, तो ये एक साथ कई चीजों के लिए कार्य करते हैं। नदी, तटिनी, सरिता। अब इस पाठ के इस हिस्से में हम उससे आगे बढ़ेंगे। पिछले हिस्से में आपने पर्यायवाची कर लिया, द्विरुक्त व्यंजन कर लिए, अब हम यहाँ से आरंभ करेंगे लिंग। इस हिस्से में लिंग, आप सब जानते हैं कि हिंदी के व्याकरण में हम लिंग को दो भागों में बांटते हैं। बहुत आसान है, इसकी परिभाषा तो आप बहुत छोटे पर से ही जानते हैं और शब्द से ही समझ जाते हैं कौन स्त्री जाति को बता रहा है और कौन पुरुष जाति को बता रहा है। अब लिंग के आपके दो भेद इसमें आपको दिख पा रहे हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब लिंग कहा किसको जाता है? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। यानी ऐसे शब्द होंगे संज्ञा के जिनसे हम पुरुष जाति को समझ पाएंगे और ऐसे शब्द जिनसे हम स्त्रीलिंग को समझेंगे। तो जब हम लिंग कहेंगे तो इसमें दोनों प्रकार के आ जाएंगे, पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी। लेकिन जब हम पुल्लिंग कहेंगे सिर्फ, तो उसमें सिर्फ ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे संज्ञा शब्द आएंगे जिनसे मात्र पुरुष जाति का बोध होता हो। जैसे आपको दिख रहा कुत्ता, बालक, लड़का, पिताजी, आपको बोला जाता है ना पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाइए। स्त्रीलिंग क्या होंगे? स्त्री का मतलब ही होता है महिला। इसके तो शब्द में ही इसकी परिभाषा है कि इसमें जरूर ऐसे शब्द होंगे जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री का बोध होता है, लड़कियों के बारे में पता चलता है, तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ चीजों को हमें याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमें उसका अर्थ जानना होता है और जैसे हम उसका अर्थ समझ लेते हैं, जान लेते हैं, हमें उसकी परिभाषा
अपने आप आ जाती है। जैसे स्त्रीलिंग, अगर दो हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उनमें से आप स्त्रीलिंग के विषय में बिल्कुल आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं, श्योर हैं कि इसमें ऐसा शब्द होगा जिससे स्त्री जाति का बोध होगा, तो निश्चित रूप से जो दूसरा बच रहा है पुल्लिंग, उसमें पुरुष जाति का बोध होगा। तो ये ऐसे शब्द होते हैं। अगर आपसे बोला जाए, कुछ अभ्यास दिया जाए, बोला जाए आप इसमें से लिंग छाटिए, हो सकता है उसमें बहुत सारे हों, सर्वनाम हो, क्रिया हो, लिंग हो, आप लिंग छाटिए, तो आप उसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों छाट सकते हैं। लेकिन अगर दिया जाए दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग कीजिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि पुल्लिंग, जैसे मैंने यहाँ दो आपको दिख रहा है ना, यहाँ दो बॉक्स डब्बे बनाए हैं, इस तरह से आप दो बनाएंगे। पुल्लिंग में मात्र पुल्लिंग शब्दों को लिखेंगे और स्त्रीलिंग में मात्र स्त्रीलिंग शब्दों को लिखेंगे। यदि आपको किसी शब्द में असुविधा होती है कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग, तो हमेशा अपने मन में एक छोटा सा वाक्य बनाइए जिसके अंत में आ, ई, जैसे रहा, रही, था, थी जैसे शब्द आए। जैसे आपसे बोला जाए पंखा, आप तुरंत बताइए कौन सा लिंग है, तो आप तुरंत छोटा सा अपने मन में वाक्य बनाएगी जिसके अंत में आ, ई, था, थी ऐसे शब्द आए। जैसे पंखा चलता है, पंखा चलती है तो नहीं बोला जाता, शुद्ध नहीं लगता, स्वयं को बोल के नहीं शुद्ध लगता है कि मैं कुछ अशुद्ध बोल रहा हूं या बोल रही हूं। तो आप बोलेंगे पंखा चलता है, पंखा बड़ा है, पंखा छोटा है। जहां आ आया वहीं हम समझ गए कि ये पुल्लिंग शब्द है वाक्य के अंत में। अब पंखा सुंदर है ऐसे वाक्य बनाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए ऐसा वाक्य बनाना है जिसके अंत में आ और ई से वाक्य आपका समाप्त हो रहा हो, जिस वाक्य का अंत हो रहा है। जैसे घड़ी, घड़ी अच्छी है, घड़ी अच्छा है तो नहीं हम बोलेंगे, जहां हम अच्छी ई बोले वहां हमें पता चल गया ये तो स्त्रीलिंग है। तो यदि आपको असुविधा हो और ना पहचान पा रहे हो शब्द को, तो आप छोटा सा एक वाक्य बनाएंगे, अंत में आ और ई लगा हुआ हो, उससे आप तुरंत स्पष्ट कर लेंगे कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। कुछ शब्द हर जगह विकल्प में होते हैं, एक्सेप्शन में होते हैं, उन शब्दों को छोड़ दे तो अधिकांश शब्दों का आप लिंग निर्धारण वाक्य बना करके कर पाएंगे। आप प्रयास अवश्य कीजिए, ऐसा कीजिए। अब आपके घर में, आपके अगल बगल जो कुछ भी दिखता हो, आप उसका लिंग जानने का प्रयास करिए, छोटा सा वाक्य बना के। मैं तो अभ्यास दूंगी लेकिन कुछ गिने चुने शब्द ही दूंगी, गिने चुने रहेंगे। वैसे आप अपने घर में जो भी चीजें दिखती हूँ आप उससे वाक्य बनाने का प्रयत्न कीजिए। अंत में आ ई लगा कर देखिए, आपके लिए एक बहुत बढ़िया खेल हो जाएगा, साथ ही आपकी लिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा। अब आपको यहाँ मैंने आपके पाठ से, आपकी कविता से ही कुछ शब्द चुनकर यहाँ पर दिए हुए हैं। ये बादल देख रहे हैं, मेरा बादल हरा हो गया, हरा भरा बादल, मेरे बच्चों की तरह प्रसन्न, खुश, समृद्ध। समृद्ध रुपये पैसे से नहीं, अपनी अच्छाइयों से, अपने सद्गुण से। मेरे बच्चे उससे समृद्ध हैं। समृद्धि सदैव रुपयों पैसे और धन से नहीं तोली जाती, आपके संस्कार, आपका व्यवहार, ये भी आपको समृद्ध बनाता है। तो ये देखिए मेरा बादल हरा भरा, खूब सारे शब्दों से परिपूर्ण, भरा हुआ, समृद्ध। सागर, नाव, गुल्लक, कागज, कैंची, कूड़ा, चुटकी, बादल, गली, आंख, नदी, हाथ, पानी, बाजार। आपको नुक्ता में बताई थी, इस शब्दों के नीचे जो लगते हैं ये आगत शब्दों में लगते हैं, जो कि उर्दू फारसी के शब्द हिंदी में आते हैं। 5 अक्षर होते हैं जिन पे नुक्ता लगता है, क, ख, ग, फ और ज। तो ये ज है बाजार, आलस, लहर। ये स्त्रीलिंग का डब्बा है, ये पुल्लिंग का डब्बा है।
आप अच्छा आकार बना सकते हैं। मैम बादल बनाई हैं, आपको मैं पिछली कक्षाओं में भी बताई हूँ। आप मनचाहा आकार दे सकते हैं अपने शब्दों को उतारने के लिए। और नीचे आप 2 स्तंभ बनाएंगे। स्तंभ, खंबा, खंबा ये नहीं बनाएंगे कि पिलर बना दें आप। स्तंभ मतलब कॉलम जिसे आप बोलते हैं। 2 जगह बनाएंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और एक एक शब्द उठाकर, जैसे सागर, सागर का आप मैं बताई हूँ ना, आ ई वाक्य बनाएंगे। तो वैसे वाक्य बना करके, और कौन से लिंग में आता है सागर, आप उसके डब्बे में डाल देंगे। एक एक शब्द, ऐसा मत कीजिएगा कि पहले सारे स्त्रीलिंग ढूंढने लग जाएं, फिर सारे पुल्लिंग ढूंढें, तो उससे हो सकता है कि एक आध शब्द आपका छूट जाए। इसलिए आप एक एक शब्द उठाएंगे और एक एक को उसके हिस्से के डब्बे में डालते जाएंगे। अब नाव, नाव तो खैर वाक्य बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है कौन सी लिंग है। गुल्लक, कागज, तो इन सारों को आप असुविधा होने पे स्वयं प्रयास कीजिएगा इसे बनाने का। अगर असुविधा हुई तो ही किसी से सहायता लीजिएगा, अन्यथा आप जानते हैं कि मैं अगली कक्षाओं में, जब इसकी अगली कक्षा आपको लूंगी, तो पहले पिछली या उसकी पिछली कक्षा के कुछ बच्चे अभ्यास रहते हैं, तो उनका उत्तर भी मैं अवश्य देती हूँ, ताकि आप मिलाकर उसे सुधार कर लें। कि कभी अगर मैं आपको प्रश्न के रूप में ग्रुप में कुछ प्रश्न भेजूं तो आप उसका उत्तर कर पाए। अब विलोम शब्द, ये मेरे बच्चों का बहुत प्रिय है और बहुत छोटे पर से विलोम शब्द करते आ रहे हैं आप 1-2 से। तो यहाँ सारे शब्द दिए हुए हैं सामने, आपको इसके विलोम के ठीक से भारी का क्या होगा इसमें से ढूंढिए और उसको उसके घर तक पहुंचाइए। ये सारे विलोम शब्द दूर चले आए हैं, अपने घर से दूर एक जगह इकट्ठा हैं और आपकी प्रतीक्षा में हैं कि आप आइए और इन्हें इनके अपने असली घर में पहुंचाइए। तो भाई जल्दी कीजिएगा, ये बिछड़े हुए शब्दों को इनके स्थान पर पहुंचाइए। भारी का विलोम क्या होगा इसमें से आप देखिए, और इन्हें इनके घर तक पहुंचाइए। अब आपके ऊपर, आप कितनी जल्दी कार्य करते हैं और इन्हें इनके स्थान पर पहुंचाते हैं। भारी यहाँ से ढूंढेंगे, नया बहुत आराम से इसका आपको पता चल जाएगा, ये तो यहाँ न भी देखें तो भी आप लिख लेंगे। जल्दी, हर्ष, हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी, प्रसन्नता। हर्ष का मतलब खुशी या प्रसन्नता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। चढ़ना, बढ़ना, आलसी। एक और तरीका है, पता है, हमें अगर कोई शब्द इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम सबसे पहले उन शब्दों को लिखेंगे जो हमें समझ में बहुत आसानी से आ रहे हैं। उन सारे को आप उनके घर पहुंचा देंगे, तो जो इक्के दुक्के बचेंगे यहाँ पर, यहाँ भी इक्के दुक्के बचेंगे, तो आप आराम से उनका पता पूछकर यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे और थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। इसमें अधिकांश शब्द जो आप अच्छी तरह जानते हैं पहले से, तो ध्यान से उनको उनके घर पहुंचाइएगा, दूसरे के पता पे, दूसरे के एड्रेस पे, दूसरे के घर मत पहुंचाइएगा, अन्यथा आपकी गलती होगी और वो भी सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। फिर जब अब अगली कक्षा में मैम पता सही बताएंगी, आपको उत्तर देंगी, तब कहीं आप उन्हें सुधार पाएंगे, तब तक वो बेचारे दूर रहेंगे ना। तो इसलिए आप उचित रूप से उन्हें उनके स्थान पर पहुंचाइए। रेफ का प्रयोग, र, मेरे बच्चे बड़े अच्छे से जानते हैं कि हम र को 3 प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। एक तो र जो पूरा लिखा जाता है, एक रेफ होता है, रेफ होता है जो किसी के ऊपर, यहाँ धर्म में ऊपर लिख रहा, दिख रहा है आपको, धर्म, कर्म, गर्म, कार्य, पर्यायवाची में पर्याय। तो इस तरह जो भी शब्द ऊपर लगा रहता है वो रेफ कहलाता है। और जो ऐसे पूरा प्रयोग होता है, एक और आता है आगे के किसी अभ्यास में मैं कराऊंगी, पदेन, जो नीचे लगा रहता है। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से यहाँ समझें कि जो रेफ का र होता है, ये जो रेफ होता है ये हमेशा आधा होता है। क्या होता है,
रेफ का र आधा होता है, ये जो र है ना ये आधा है, और जिसके ऊपर चढ़कर बैठता है वो पूरा होता है। हमेशा 1.5 डेढ़ होता है ये जिसमें भी लगता है। धर्म का मैं वर्ण विच्छेद यहाँ करके दी हूँ। ध, ये सारे व्यंजन स्वर की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। मैंने इनमें से स्वर हटा दिया, अलग कर दिया है, इसलिए इसमें ऐसे अ निकला, क्योंकि ये पूरा ध पूरा था। लेकिन र बेचारा आधा है और म पूरा है, इसलिए म में से अ निकला गया है। तो र आधा है, और जिसके ऊपर ये जिस म पर चढ़ेगा, जिस प पे चढ़ेगा, जहां भी चढ़ेगा वो वर्ण पूरा होता है। अरे भाई ये आधा रहेगा, हल्का रहेगा, तभी तो अपने सिर पर उठा के रखेगा। दोनों एक ही मात्रा के होंगे, एक ही जैसे वजन के, तो गिर नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, र जो ऊपर लगता है वो आधा होता है। रेफ का र सदैव आधा होता है। और अपने आगे वाले पे, र को देख रहे हैं, ये कहाँ कूद कर गया, अपने आगे वाले माँ पर कूद करके चढ़ गया। पीछे तो नहीं कूदेगा, गिर जाएगा ना, चोट लग जाएगी। तो र जो है वो अपने आगे वाले पे यूं कूदा और ऊपर हल्का फुल्का था, वहां से ऊपर चढ़कर बैठ गया। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि रेफ का जो र होता है वो सदैव आधा होता है, और जिसके ऊपर लगता है वो अक्षर पूरा होता है। अब ये कुछ शब्द हैं, कुछ वस्तुएं हैं जिनकी अपनी ध्वनि होती है। आप बहुत छोटे रहे होंगे तब से आप ध्वनियां पढ़ते आ रहे हैं। आप जब नर्सरी केजी में थे तब भी आपको बताया जाता था इसकी आवाज ऐसी होती है, इसकी ध्वनि ऐसी होती है, कुत्ता भौं भौं भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो हर चीज की अपनी ध्वनि होती है, उसकी आवाज होती है। यदि मैं कहूँ म्याऊं 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 कौन बोलता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कुत्ता बोलता है, आप बोलेंगे बिल्ली बोलती है मैम, ऐसा। तो सबकी ध्वनि है, उनकी पहचान है। इसी तरह से यहाँ पर स्तंभ अ में, कॉलम अ में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी अपनी ध्वनियां हैं, जो यहाँ पर आ गई हैं, इनसे हटकर यहाँ चली आई हैं। अब आपका कार्य है कि आप उचित शब्द के आगे उचित ध्वनि को लिखें। बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें ट्रिन ट्रिन तो नहीं बजती होंगी, कैसी गिरती होंगी यह आपको ज्ञात है, पता है। तो आप इनमें से चुनेंगे। बादल कैसे गरजते हैं, कैसे गरजते हैं, टप 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 टप, नहीं पता है बच्चों को मेरे। सूखे पत्ते हैं, सूखे पत्तों पर आप चलेंगे तो कैसी आवाज आएगी। नदी की धारा बहेगी तो कैसी बहेगी। मंदिर का घंटा बजेगा तो कैसा बजेगा, और फोन की घंटी कैसी बजेगी। तो जैसे मैंने आपको पिछले विलोम में बताया था, विलोम शब्दों को कैसे लिखेंगे, इनमें भी आप वही करेंगे। जो उत्तर आपको विधिवत आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है, सबसे पहले आप उन उत्तरों को इनके सामने लिख लेंगे। उसके बाद जो नहीं आएंगे, 1-2 बच्चे होंगे, आप उसे समझ बूझ करके करेंगे। इन अभ्यासों का मैं उत्तर जो है वो अगली कक्षाओं में दूंगी। अगला जो भी इसके बाद रहेगा उसमें दिया जाएगा, किंतु सर्वप्रथम प्रयास आपका होना चाहिए, प्रयत्न आप करेंगे। ये अति साधारण और हैं, और इनसे आप परिचित है। 1-2 नहीं भी पता होगा तो आप कर लेंगे। वैसे मेरे जहां तक मेरा विश्वास है, मेरे 99% छात्र, 99% छात्रों को कोई असुविधा नहीं होगी। अगर किसी 1% बच्चों में एक आध शब्द को लेके कोई असुविधा होगी तो अगला जब भी जो भी इसके बाद का आपका वीडियो जाएगा इसमें उत्तर जाएगा। आप पिछले पाठों के हिसाब से देख चुके हैं, जो ऐसे प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको भेजा जाता है क्रॉस चेक करने के लिए। आप इस समय हम आपकी कॉपियां नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो आपका ये दायित्व है कि अब आप बड़े हो रहे हैं, देख करके आपको लिखना है। तो देख कर लिखने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो आप एक बार लिखें और लिखने के बाद अपनी वर्तनी को यहाँ से जांच लें। अब शब्दों को शुद्ध करना। ये सारे शब्द 15 शब्द हैं, ये सारे शब्द आपके पाठ से लिए गए, आपकी कविता से लिए गए हैं। लेकिन प्रथम आपको कविता याद करनी है बच्चों, ये ध्यान रहे। आपकी कविता जब भी आपके कोर्स में जो भी कविता आती है पढ़ने के लिए,
उसको कंठस्थ करना आपका कार्य है। कक्षा 3 से आप इसे जान चुके होंगे, हम कभी भी सुनेंगे। आज हम आप नहीं मिल पा रहे हैं ना आमने सामने, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं रहेगा। हम आपसे मिलेंगे विद्यालय में, और जब विद्यालय में मिलेंगे तो मेरी प्रबल इच्छा होगी कि मैं अपने बच्चों से कुछ सुनूं। तो आप कविता याद कर लेंगे, और जिन बच्चों को कविता याद होगी ये सारे शब्दों को वो स्वयं शुद्ध कर लेंगे। अगर किसी एकाध शब्द में असुविधा होती हो तो आप कविता में से सहारा ले सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम आप पेंसिल से इन्हें सामने शुद्ध करके अपने कॉपी में लिखेंगे, जैसे कि कक्षा 3 में आप करते आए हैं। पहले आप स्वयं लिखेंगे, फिर आप पुस्तक खोलेंगे और सारे शब्दों को मिलाएंगे। जो शब्द गलत होगा उसे आप दोबारा सही कर लेंगे। अब ये प्रश्न है, प्रश्नोत्तर जो है वो बहुत ही आसान है इस पाठ के, और आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे। आपका पहला प्रश्न है, पानी कहाँ से आया? कहाँ से आया पानी? हम सबको पता है कहाँ से आया। कहाँ से? नल में से आया? छत की टंकी पर से? नहीं भाई, इस पाठ के अनुसार आपको लिखना है पानी कहाँ से आया? पानी बादलों से आया। बहुत अधिक पानी पड़ने पर क्या होगा? क्या होगा? आपके गली मोहल्ले नगर सब में पानी भर जाएगा और आने जाने में असुविधा होगी, अन्य कार्य करने में भी असुविधा होगी। बहन अपने भाई को क्या क्या करने को कह रही है? जिसे कविता याद उसे बहुत अच्छी तरह से पता अपने भाई को क्या कह रही है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, बहन अपने भाई से निम्नलिखित बातें कह रही है। आप पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे करके लिख सकते हैं, या भाई बहन अपने भाई को ये कार्य करने को कह रही है डैश, उसके बाद आप कार्य लिखना शुरू करें। सबसे पहले वो क्या बोल रही है? जल्दी आने के लिए, बाजार जाने के लिए, वहां से रंग बिरंगे कागज लाने के लिए, अपने पैसे से कागज लाने के लिए कह रही है, अपने गुल्लक से। उसके बाद रंग बिरंगी नावें बनाने के लिए कह रही है। तो इस तरह वो अपने भाई से इतनी सारी बातें कह रही है। आप कविता को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको एक एक कारण मिलता जाएगा। कागज की नाव कैसे आगे बढ़ती है? आप सबने कविता में पढ़ा, कागज की नाव को बहुत असुविधा होती है आगे बढ़ने में। सबसे पहले तो कूड़े के ढेर से टकराती है, फिर उस पर बूंदे ऊपर से पड़ती हैं जो कि उसका मार्ग बदल देती हैं। इस तरह से वो कूड़े से अड़ते भिड़ते लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ती है। कोई भी काम क्यों नहीं पूरा हो पाता है? ये हम सब जानते हैं क्यों नहीं पूरा हो पाता है। मात्र इस कविता का नहीं है, हम सबके जीवन का है ये सत्य कि मात्र एक ही कारण है हमारे कार्य के पूरा न होने का। सबसे बड़ा कारण, जो अन्य कई कारण हो सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है हमारा अपना आलस्य। आलस्य कहा जाता है हमारे पुराणों में कि आलस्य हमारे शरीर में रहने वाला बहुत बड़ा शत्रु है, जो हमारे प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करता है, रोकता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। हम सोचते हैं अरे अभी तो कहाँ स्कूल जा रहे हैं, परीक्षा कहाँ होगी ऐसे मौसम में, कल पढ़ लेंगे। बेटा जो आज की बात कल पर टालते हैं उनका कल कभी नहीं आता। इसलिए आप प्रयास करें, आज का कार्य आज समाप्त कर लें, तो आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे कि मेरा कार्य संपन्न हो गया। तो इसका भी यही उत्तर है। कोई भी काम पूरा क्यों नहीं हो पाता है? तो कोई भी काम हमारे आलस्य के कारण ही पूरा नहीं हो पाता है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हम आलस्य ना करें। और एक आपका ये है रचनात्मक कार्य। एक नजर आप सब पर डालने की आज आपने क्या क्या किया। लिंग पढ़ा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग विलोम शब्द किए, रेफ आपने पढ़ा। आपको ये मिलाना है, शब्दों को शुद्ध भी करना है और प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। और उसके बाद आप थर्ड में भी जानते हैं कि हर बार आपको रचनात्मक कार्य करना होता है जब आपके प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाते हैं। तो क्या करना है? आपको लिखना है छात्र किन किन
चीजों से छात्र किन किन चीजों से नाव बनती है, इनके विषय में जानकारी। एक पहला वाला छात्र आप मिटा देंगे, गलती से 2 बार छात्र आ गया, एक ही बार छात्र आएगा। छात्र इनके विषय में जानकारी एकत्रित करके सूचीबद्ध करेंगे। सूचीबद्ध करना मतलब लिस्ट बनाना कि नाव किन किन चीजों से बनती है। आप लिखेंगे नाव विभिन्न चीजों से बनती है, उसके नीचे आप पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 जिन जिन चीजों से बनती है, कागज से लेकर के मेटल तक, आप उसे ढूंढिए किन किन चीजों से बनती है, बनाई जा सकती है, और उसके बाद आप उनके सूचीबद्ध करके लिखिए। आगे जब विद्यालय खुलेगा या अगली किसी कक्षा में मैं दे सकती हूँ कि आप नाव की आत्मकथा लिखिए। एक नाव का ऊपर चित्र बनाइए और नीचे लिखिए मैं नाव हूँ, मैं रंग बिरंगे कागजों से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उस लड़के के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं उसका धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इतना अच्छा बनाया और मुझे पानी में तैराया, ताकि आसपास के लोग मुझे देख करके, बच्चे मुझे देखकर खूब खुश हुए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इस तरह से आप सोच करके अपने मन से लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, कल्पना शक्ति बढ़ेगी। सोच सकते यदि आप नाव होते तो क्या क्या सोचते। तो आप जरा सोचिएगा और रफ पेज में एक बार लिख के रखिएगा। मैं ये सब सुनना भी चाहूंगी आपके मुख से। अब इस वर्ष में आप लोगों से मिल नहीं पा रही हूँ, सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन प्रबल इच्छा है मेरी कि मैं अपने बच्चों से सुनूं। मैं हर वर्ष सुनती हूँ चौथी कक्षा के छात्रों से, और हर वर्ष मेरे बच्चे इसे लिखते भी हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरे बच्चे सारा कार्य अपना समाप्त कर लेंगे यथोचित समय पर, यानी आपके लिए जो उचित समय लगे उस पर आप इसे समाप्त कर लीजिएगा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना काम विधिवत करिए। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।